Welcome to my VR Study YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 7 and this is a part of history and lesson number 4, the Mughal Empire. Okay, this is a third part. This is a part 3 of this lesson. हमने इस लेसन के दो पार्ट हमने देखे, उसमें हमने कुछ मुगल एम्पायर्स के बारे में जानकारी ली है, अकबर, हुमायूं, बाबर, है ना, ये सारे जो कुछ रूलर्स हुए थे उनके बारे में हमने जानकारी ली है। आज इस पार्ट 3 में हम जो कुछ ऐसे और रूलर्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है वो है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां का जो काल है वो है 1627 टू 1658 सीई तक। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि प्रिंस खुराम बेटर नोन एज शाहजहां असेंडेड द थ्रोन इन 1627। मतलब जो शाहजहां है उनका जो ही नाम है प्रिंस खुराम, ठीक है, लेकिन उनको शाहजहां के नाम से ज्यादातर पहचाना जाता है। ठीक है, तो वो राजा बने थे कब? 1627 में। उनका जो नेम है शाहजहां वो एक पर्शियन मीन्स है, पर्शियन लैंग्वेज में उसका मीनिंग है किंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया का राजा। ठीक है, शाहजहां मतलब पूरे जहां का राजा है ना, पूरे वर्ल्ड का। ड्यूरिंग हिज रीजन द 3 मेजर डेक्कन स्टेट्स ऑफ बीजापुर, गोलकोंडा एंड अहमदनगर वेयर सबजुगेटेड। तो उनके प्रदेश में उन्होंने, मतलब उनका जो प्रदेश था डेक्कन का मेजर, वो प्रमुख उनका स्टेट था जो बीजापुर का। ठीक है, बीजापुर उनका मुख्य स्टेट था, उसके साथ ही गोलकोंडा और अहमदनगर भी उनके स्टेट बने थे। The Bundela Rajputs who revolted during this period were also dealt with effectively। और बुंदेला एक राजपूत जो थे उस टाइम पे, तो उनके साथ उस पीरियड में उनके साथ युद्ध करना, उनके साथ रिवॉल्ट करना, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हुआ था शाहजहां के लिए। द पत्सनामा इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ शाहजहां रीजन। शाहजहां के प्रदेश की जो सबसे ऑफिशियल हिस्ट्री जो है वो इस बुक में एक बुक लिखी है जिसका नाम है पत्सनामा। ठीक है, तो उसमें वो बताया गया है उसके बारे में। इट वॉज ऑथर्ड बाय अब्दुल हमीद लाहौरी। और वो किसने लिखा है, कि कौन है उसके ऑथर? अब्दुल हमीद लाहौरी। ओके, द शाहजहां नामा बाय इनायत खान इज अनदर इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ द पीरियड। और फिर दूसरी बुक जो थी शाहजहां नामा के नाम से, तो वो किसने लिखी थी? इनायत खान ने। उसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पीरियड्स शाहजहां के काल के कुछ उसमें बताए गए हैं। शाहजहां रूल्ड हिज एम्पायर विद अ फर्म हैंड एंड केप्ट हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड अबाउट मिनट्स डिटेल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिटरी कैंपेन्स। शाहजहां जो रूलर थे, उनका जो पूरा एम्पायर था वो मतलब उसमें हर एक मिनट की डिटेल्स उनके प्रशासन में मतलब ली जाती थी, है ना, जो भी मिलिट्री कैंपेन है उनकी सारे हर एक मिनट की इंफॉर्मेशन को शाहजहां हमेशा रखता था। आगरा, लाहौर, दिल्ली, अहमदनगर वेयर कनेक्टेड टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ रोड्स। रोड के नेटवर्क के थ्रू उनका ट्रेडिंग बिजनेस चलता था। कहाँ पे? लाहौर, दिल्ली, अहमदनगर में वो पूरा उनका जो व्यापार था, पूरा जो ट्रेड था वो एक दूसरे से कनेक्टेड था बाय रोड्स। ओके, he took extensive interest in growth of literature and art and gave sufficient encouragement to scholars, philosophers and artists। और उनके काल में ग्रोथ की, मतलब जो लिटरेचर है, साहित्य, कला है ना, और कुछ ऐसे स्कॉलर्स जो बहुत ही चतुर, बहुत ही कलावान जो लोग होते थे, उनको बहुत ही ज्यादा उनमें ग्रोथ उनकी इसमें काल में दी जाती थी, उनके कला को, उनके आर्टिस्ट को। ठीक है, द ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल ताजमहल एट आगरा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग शाहजहां रीजन इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। जैसे आपको पता ही है ना, ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसके लिए? उनकी जो वाइफ थी उनके याद में, जिनका नाम था मुमताज महल। ठीक है, तो इतना खूबसूरत ताजमहल, इतनी खूबसूरत वो कला थी, आर्टिस्ट था, है ना, जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था। It stands out as one of the finest examples of Mughal art and architecture। यही एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है अपनी आंखों के सामने कि उस उनके काल में कितनी खूबसूरत कला और आर्किटेक्चर हुआ करते थे। When Shahjahan grew old, a struggle for succession began among his sons Dara Sikho, Shahuja, Murad and Aurangzeb।
At last औरंगजेब emerged successful and occupied the throne in 1658. जब शाहजहां बूढ़े हो गए थे, है ना, मतलब उनकी अब मृत्यु के दिन ही उनके चल रहे थे, तो तब वो बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चों की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल में जी रहे थे, क्योंकि उनके बच्चे जो थे बहुत ही एक दूसरे के अपोजिट थे। कोई भी अच्छा मतलब राजा बनने के लायक नहीं था, है ना। उनके कितने 4 बेटे थे, उनमें पहला था दारा सिखो, शहुजा, मुराद और चौथा था औरंगजेब। तो इन सबसे जो लास्ट जो बेटा था उनका औरंगजेब, वो ही एक अच्छा और सक्सेसफुल वो रूलर बन पाया, और उसके बाद वो 1658 में वो राजा बना था। ठीक है, मतलब बाकी के जो 3 थे वो उसके लायक ही नहीं थे, उनका जो वक्त था वो ऐसा था ही नहीं। तो फिर औरंगजेब के शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब ही उनका राजगद्दी पर उनके बैठा था। ठीक है, तो उसमें भी बताया कि शाहजहां बिकेम औरंगजेब्स प्रिजनर्स एट द आगरा फोर्ट इन 1658 एंड इवेंचुअली डेड इन 1666। तो औरंगजेब जो शाहजहां जो थे उसके पहले एक जेल में रहे थे, है ना, और वहीं पे उनकी डेथ हो चुकी थी। अब है औरंगजेब 1658 टू 1707 का काल था उनका। औरंगजेब formally ascended the throne in 1658 CE after winning the war of succession against his 3 brothers। मतलब उनके जो तीनों भाई थे उन सबके साथ युद्ध करने के बाद, उनके साथ युद्ध करके जीतने के बाद वो 1658 में राजा बने, अपने फादर के जगह पे बैठे। ठीक है, he ruled India for almost 50 years and adopted the title Alamgir। मतलब उन्होंने 50 साल तक इंडिया में अपना वर्चस्व बनाया, अपना राज्य किया, और उनको एक पदवी भी दी गई जिसका नाम था आलमगीर, एक टाइटल उनको दिया गया। ड्यूरिंग हिज रीजन द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स जेनिथ एंड कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और मुगल एम्पायर के प्रदेश में उन्होंने पूरा जो इंडिया का जितना भी प्रदेश था वो सारा उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था। However, his region also saw the revolts of many groups of people, including farmers, allies such as the Rajputs, Jats, Bundelas, and other communities such as the Sikhs, Satnamis, and Marathas। मतलब उन्होंने जो अलग अलग ग्रुप के जो पीपल्स थे, लोग थे, है ना, जैसे फार्मर्स थे, राजपूत, है ना, और जाट्स, बुंदेल्स, ऐसे अलग अलग कम्युनिटी के सारे लोगों को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था, उनका जो पूरा प्रदेश था अपने अंडर में ले लिया था। उसी के साथ साथ सिख लोग, सतनाम लोग, है ना, और मराठा, इनका भी पूरा राज्य उन्होंने हथिया लिया था। His toughest struggle was against the Maratha leader Shivaji, who led to the foundation of an independent state by the Maratha। सबसे भयानक युद्ध उनका हुआ था शिवाजी महाराज के साथ, मराठा के जो राजा थे, है ना, उनके विरुद्ध जब उन्होंने लड़ाई की थी। वो जो राज्य था वो मराठा, वो इंडिपेंडेंट था, है ना, और उसको औरंगजेब की गुलामी उनको मतलब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी, तो उनके साथ उनका युद्ध बहुत ही भयानक हुआ था। औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसी ब्रॉट हिम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द 9th सिख गुरु तेज बहादुर, who was later executed। औरंगजेब के जो रिलीजियस पॉलिसी जो थी वो 9th सिख गुरु जो थे, मतलब सिख के 9th नंबर के जो गुरु थे तेज बहादुर, है ना, उनके साथ ही उनका जो पॉलिसी थी वो बनी थी। He also undertook a series of unpopular measures such as the re-imposition of tax, जियाज और on non-Muslim। तो उन्होंने जो भी अनपॉपुलर जो भी मेजर्स थे उनको उन्होंने इम्पोजिशन पे लिया, जैसे टैक्सेस वगैरह उनसे लेना, है ना, जियाज वगैरह उनमें होता था, और नॉन मुस्लिम जो लोग होते थे उनके थ्रू टैक्सेस वगैरह वसूल करना, ये सारी जो चीज़ें थी उन्होंने की थी। औरंगजेब इज रिमेम्बर्ड इन हिस्ट्री एज एन ऑर्थोडॉक्स, हार्ड वर्किंग एंड गॉड फियरिंग टेम्परर। Simplicity of the highest order defined his lifestyle so much so that he came to be regarded as a जिंदा पीर और a living son। औरंगजेब की जो हिस्ट्री है, उनकी हिस्ट्री में उनको आज भी बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। किस चीज़ के लिए? ऑर्थोडॉक्स और हार्ड वर्किंग के लिए। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर थे वो, और गॉड फियरिंग, मतलब
भगवान से डरने वाले एक ऐसे वो राजा थे, एम्पेरियर थे। ठीक है, तो उनकी जो सिंप्लिसिटी थी वो बहुत ही, उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो एक जिंदा पीर की तरह, मतलब बेटर लाइफ जीते थे वो, है ना, एकदम से एकदम एक संत की तरह, है ना, लिविंग सेंट की तरह। द इम्पैक्ट ऑफ मेनी वॉर्स एंड रिवॉल्ट्स एंड औरंगजेब्स इन्वॉल्वमेंट in the Deccan for a prolonged struggle against in Marathas under Shivaji weakened the empire। और फिर उन्होंने शिवाजी महाराज के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उनके राज्य को अपने कब्जे में करने के लिए। His death in 1707 virtually marked the end of the great Mughals। और फिर ये जो मुगल थे औरंगजेब, इनकी डेथ हुई 1707 में। ठीक है, it was followed by a war of succession among his sons and a gradual weakening of the Mughal dynasty। और फिर उनके मरने के बाद औरंगजेब का जो बेटा था वो उनकी गद्दी पर बैठा, लेकिन वो बहुत ही वीक था, मतलब वो इतना संभाल नहीं पाए, और तभी मुगल साम्राज्य जो था वो, मुगल डायनेस्टी जो थी वो वीक होती चली गई और एक बार आखिर में वो खत्म हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल के जो प्रशासन था वो कैसा था। The administration system under the Mughals, based on centralization of power in the hands of the monarch, is mainly attributed to Emperor Akbar। अकबर जो राजा था उसके ही थ्रू, उसी के थ्रू मतलब एक पावर उनके हाथ में आ गई थी। कौन सी थी? मोनार्क, मतलब हुकुमशाही चलती थी उस टाइम पे, है ना, और हर लोगों पे वो अपनी पावर डालते थे और हुकुमशाही करते थे। The Ain-e-Akbari authored by Abul Fazl provides us a great deal of information about the system of administration as it existed during this period। Ain-e-Akbari जो अबुल फजल ने लिखी थी उसमें ये बताया गया है कि जैसे एक ग्रेट डील इंफॉर्मेशन उसमें बताई है कि जो प्रशासन की जो सिस्टम थी, जो प्रथा थी, है ना, वो कैसे हुई थी और किस काल में, उस पीरियड में किस तरह से हुई थी। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी वाज द की फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर। सेंट्रलाइजेशन मतलब पूरे जो सेंट्रल लेवल पर जो अथॉरिटी थी वो सारी किसकी थी? मुगल एम्पायर की थी, उनके स्ट्रक्चर के ऊपर थी। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द प्रोविंस वेर रूल्ड बाय अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी वेस्टेड इन द एम्पायर। तो ये जो सेंट्रल अथॉरिटी जो थी वो पूरी राज्य में जो मुगल एम्पायर था उसके ही उसी के सिस्टम के अकॉर्डिंग वो चलती थी। इसके बाद है मुगल एम्पायर। द मुगल एम्पायर हेल्ड एब्सोल्यूट पावर एंड ऑल डिसीजंस ऑफ द स्टेट वेयर कैरिड आउट इन हिज नेम। He was looked upon as the epitome of all authority। The emperor was also the commander-in-chief of the army and the chief authority in matters of justice। The nobles and other important officers in the empire owed their position to the empire। तो इस एम्पायर में, साम्राज्य में पूरे जो जितने भी एम्पायर थे वो जैसे कमांडर जो थे चीफ के, है ना, चीफ कमांडर आर्मी के जो मेन पर्सन होते थे उनकी पूरी अथॉरिटी जो थी उनके अंडर में होती थी। तो सारे जो भी न्याय, जो भी मैटर्स होते थे, जो भी उस पर जो भी न्याय करना होता था वो करते थे। ठीक है, चीफ जो थे कमांडर इन चीफ वो करते थे। तो इसी तरह से हर एक ऑफिसर के हर एक अलग अलग कुछ ऐसे पोस्ट दिए गए थे, उनके हिसाब से वो वर्क करते थे। और देखते सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। The central administrative machinery was based on the division of power among various departments each under the charge of important ministers। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अलग अलग मिनिस्टर्स वहाँ पे बनाए थे, अलग अलग पोस्ट दिए गए थे मिनिस्टर्स को डिपार्टमेंट के थ्रू, और उनको हर एक इम्पोर्टेंट ऐसे अलग अलग चार्ज दिए गए थे। जैसे उसमें दीवान या फिर दीवाने आला जो रहते थे वो हेड होते थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, मतलब जो भी कर्ज, जो भी टैक्सेस वगैरह वसूल करते थे उस डिपार्टमेंट के दीवान मेन पर्सन होते थे, जो सारे इनकम के रिस्पॉन्सिबल वो होते थे। सारी जो भी खर्चा, जो भी जमा, जो भी टोटल वगैरह होता था, जो भी पैसों का जो कारोबार होता था वो दीवान के हाथ में होता था। He had to maintain an account of the financial position of the empire and submit the report to the king। वो पूरे साम्राज्य का जो इनकम होता था, जो भी उनके अकाउंट की जो पोजीशन होती थी, है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में जो रिपोर्ट वो राजा को देता था। द सेंट्रल रेवेन्यू डिपार्टमेंट
had several branches where a clerk, a secretary and a superintendent held their respective positions. और वो जो अलग उसमें भी अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, जैसे क्लर्क वगैरह है, क्लर्क, सेक्रेटरी, सुपरिटेंडेंट, ऐसे अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग लोग वो अपना वर्क करते थे। ठीक है, अब इसमें जो है मीर बख्शी वो मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड थे और वो पूरे जो मिलिट्री में जितने भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह होती थी है ना, उन सारी चीज़ों सारे लोग ग्रुप्स के वो हेड होते थे। ही मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द दाग एंड चेहरा of the soldiers in the army and accompanied the emperor on hunting expeditions as well as on the battlefield। मतलब वो सारे जो आर्मी में जितने भी खर्चा होता था या फिर जो कुछ भी सारी चीज़ें होती थी, जैसे आर्मी वगैरह, सेना वगैरह कितनी लगती है, वो सारे जो भी चीज़ें थी और बैटल फील्ड जो युद्ध में क्या क्या होता था, कितनी सेना मरती थी, क्या मतलब सारा जो चीज़ जो थी वो हैंडल करते थे मीर बख्शी। ओके, नेक्स्ट है मीर सनम। मीर सनम वॉज इन चार्ज ऑफ द रॉयल वर्कशॉप्स। मीर सनम जो थे वो रॉयल वर्कशॉप के इंचार्ज थे। ही ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑल प्रोविजंस एंड आर्टिकल्स फॉर द यूज ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। वो अलग अलग ऐसे आर्टिकल्स या फिर प्रोविजंस वो प्रोवाइड करते थे। ही क्लोजली सुपरवाइज द मैन्युफैक्चरर ऑफ वेरियस आर्टिकल्स इन द वर्कशॉप। वो वर्कशॉप में जो भी अलग अलग वेरियस टाइप के जो आर्टिकल्स वगैरह होते थे उनको मैन्युफैक्चर करने का काम करते थे, उनको सुपरवाइज करते थे। और नेक्स्ट है चीफ काजी, जो जुडिशियल डिपार्टमेंट के हेड थे, मतलब न्यायिक जो न्याय वगैरह देने का जो काम होता था उस डिपार्टमेंट के वो हेड थे, काजी। दिस पोस्ट एट टाइम्स वॉज कंबाइंड विद दैट ऑफ द चीफ सरदार हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट्स। उनमें एक चीफ सरदार होता था जो पूरे जो रिलीजियस चीज़ें मतलब धार्मिकता के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स होते थे वो पूरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उन पर थी, चीफ सरदार के ऊपर। द चीफ काजी लुक्ड आफ्टर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एंड वॉज इन्वॉल्व इन द अपॉइंटमेंट ऑफ काजीज एट द प्रोविजनल एंड लोकल लेवल्स। और जो चीफ काजी जो थे वो सिविल और क्रिमिनल केसेस हैंडल करते थे। उनके साम्राज्य में अगर कुछ ऐसे क्रिमिनल केसेस होते थे तो वो उसको न्याय करते थे। ठीक है, और दूसरा है मीर अदल, वो एग्जीक्यूटिंग चीज जो भी ऑर्डर होते थे कोर्ट के उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते थे। और उसमें मुहतासिब्स होते थे, वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर रखते थे। नेक्स्ट है प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। The Mughal Empire was divided into small provinces or subas governed by a सूबेदार। मतलब मुगल एम्पायर जो थे वो छोटे छोटे ऐसे प्रोविजन्स में डिवाइड किए गए थे और उसका जो गवर्नर था कौन था, सूबेदार। He looked after the welfare of the people and undertook activities such as building wells, rest houses, roads and so on। मतलब उनके साम्राज्य में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे, जैसे कुएं वगैरह, रेस्ट हाउसेस, रोड्स बनाना, ये सारी चीज़ें जो है वो सूबेदार मेंटेन करता था। Military affairs were looked after by the मीर बख्शी while the दीवान headed the accounts department। मीर बख्शी के बाद फिर कौन देखता था ये सारे मिलिट्री अफेयर्स, जो दीवान जो अकाउंट जो हैंडल करता था वो फिर ये जो बाकी के जो मिलिट्री अफेयर्स थे वो दीवान हैंडल करता था मीर बख्शी के बाद। ओके, द सुबास वेयर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू सरकार सो डिस्ट्रिक्ट्स वे which were under the control of the फौजदार who looked after law and order. The Amal Guzar looked after assessment and collection of land revenue. The Thanedar was responsible for maintaining law and order in the empire and providing military supplies। मतलब इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लोगों को उन्होंने मेंटेन रखा था उसमें, है ना। जिले के बारे में उनके जो भी डिस्ट्रिक्ट होते थे उसमें कुछ जो चीज़ों को कंट्रोल करने का काम किसका था, सरकार सोल का, है ना। फौजदार जो थे वो लॉ और ऑर्डर देखते थे, है ना, उसको लोग करते थे। अमल गुजार जो थे वो असेसमेंट और कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू मतलब जमीन के टैक्सेस वगैरह वसूल करना, ये सारे काम देखते थे। थानेदार जो थे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का काम करते थे साम्राज्य में।
है ना। और डिस्ट्रिक्ट में या फिर जो डिस्ट्रिक्ट से फिर जो सरकार होती थी वो पैरागन्स में डिवाइड किया गया था उनको, अलग अलग विलेजेस में, छोटे छोटे गांव में। तो उसमें भी सिकदार और आमिल एंड द परगना लेवल एंड द मुकादम एंड पतवारी एट द विलेज लेवल वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो लोग थे, और जो विलेज लेवल पे जो होते थे वो कौन से थे, सिकदार, आमिल, परगना, मुकद्दम और पटवारी। ये सारे लोग भी वो खेड़े गांव में वो वर्क करते थे। ओके। और यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबल, जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना और लैंड रिकॉर्ड रखना, वही काम, रेवेन्यू कलेक्ट करना, है ना, ये सारे काम भी इन लोगों के कहाँ पे थे, लेकिन विलेज लेवल पे थे। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है द मानसबर्दी सिस्टम। In their endeavor to pay attention to the army and administration, the Mughals introduced a unique system of ranks and linked at the same to the local and land revenue administration. जो जमीन के कर की जो प्रशासन का ये जो सिस्टम था, इसमें कुछ जो ऐसे रैंक्स या फिर कुछ ऐसे लिंक्स जोड़ने का जो मुगल एम्पायर का काम होता था। ठीक है। This unique system was referred to as the मानसबदरी system. It was introduced by Akbar. अकबर के थ्रू एक नया सिस्टम बना था मानसबदरी। ठीक है। तो इसमें इस सिस्टम को अकबर ने रिफर किया था। अंडर दिस सिस्टम each officer known as a मानसबदर was given a rank और a मानसा। और ये जो सिस्टम को हैंडल करने वाला जो पर्सन था जिसको मानसबदर कहा जाता था, मानसबदर जनरली एंटर्ड सर्विस एट अ लो रैंक बट रोज हायर थ्रू रॉयल्टी। ये जो मानसबदर था वो जनरली सर्विस में मतलब बहुत कम लो रैंक पे वो वर्क करता था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लॉयल्टी होती थी उसमें, बहुत ही ईमानदारी से करता था। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स द रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑफिसर। और जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे उनकी सारी जो सैलरी थी वो मुगल जो है वो मुगल साम्राज्य में सबकी सैलरी बिल्कुल फिक्स होती थी। द रैंक्स वर डिवाइडेड इनटू जाट एंड सवार। फिर उन्होंने कुछ ऐसे दो रैंक्स और उसमें डिवाइड किया था, एक था जाट और दूसरा सवार। जाट फिक्स द मानसबदर्स पर्सनल स्टेटस एंड सैलरी। ठीक है। जो जाट होते थे वो मानसबदर के पर्सनल स्टेटस और उनकी सैलरी फिक्स करता था। द हायर द जाट द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल्स पोजिशन इन द रॉयल कोर्ट एंड ही ऑल्सो ड्रू अ हायर सैलरी। ये जो जैट होता था वो रॉयल कोर्ट में उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी और उनका पेमेंट भी, उनकी सैलरी भी उतनी ही ज़्यादा थी। द लोएस्ट रैंक वॉज 10 एंड द हाईएस्ट वॉज 5000 फॉर नोबल्स। उनकी जो सबसे कम रैंक जो होती थी वो थी 10 तक और सबसे ऊंची जो रैंक थी वो थी 5000 नोबल्स तक। सवार इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवलरी मैन एंड मानसबदर कुड कीप। जो सवार होते थे वो कैलरी मैन और मानसबदर जो थे इनके नंबर्स को वो इंडिकेट करते थे। द मानसबदर्स रिसीव देयर ओन सैलरी इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स। जो मानसबदर थे वो अपनी जो सैलरी है वो किस फॉर्म में वो लेते थे, मतलब रेवेन्यू के फॉर्म में, जो जैसे जागीर्स वगैरह लेता है ना कोई, अगर किसी पैसे के बदले वो जमीन लेना या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें उनको देते थे। However, the Jagirs were not hereditary, so the Manasbadars only enjoyed the right of revenue collection from the land assigned to them. अगर उनको ऐसे कभी कोई जागीर नहीं मिलती तो फिर वो जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसी को लेके वो अपना मतलब उनका जो सैलरी थी उसी में से होती थी। अब लास्ट पॉइंट है द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, वो खत्म कैसे हुई। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब ही सक्सेसर नोन एज द लेटर मुगल्स वेर अनेबल टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा कोई भी राजा नहीं बना, जो ऐसा अच्छा सक्सेसफुल राजा कोई भी नहीं बना कि वो मुगल एम्पायर को आगे बढ़ा सके। हिज डेथ वॉज फॉलोड बाय अ वॉर ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग हिज सन्स। उनकी डेथ के बाद उनका जो बेटा था उन्होंने उतना कुछ मतलब इस मुगल एम्पायर को इतना अच्छे से उन्होंने हैंडल नहीं किया। बहादुर शाह इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड असेंडेड द थ्रोन इन 1707 CE. Many provisions broke away from the empire and established themselves in independent kingdoms. उनकी मृत्यु के बाद जो बहादुर शाह थे जो उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य को अपने कब्जे में कर लिया 1707 में, और उसी तरह से मुगल साम्राज्य खत्म हुआ और वहाँ पे फिर दूसरे इंडिपेंडेंट राज्य स्थापित हुआ।
ओके, तो स्टूडेंट ये द मुगल एम्पायर जो लेसन था ये आज यहीं पे खत्म होता है। इस लेसन में हमने अलग अलग तरीके के अलग अलग जो उनके राजा की जो मुगल साम्राज्य के जितने भी किंग्स हुए हैं वो सारे किंग्स के बारे में हमने जानकारी देखी है। ओके, तो अगर आज के इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।